Hello student, you listen to Anup Kumar, and in previous video we already discussed about the structure of ear. So here in this video I am gonna discuss about the physiology of ear. So simply ear is the organ which detects sound and the velocity of sound in ear is about 340 मीटर पर सेकेंड. एंड ये जो साउंड वेव है वो दो तरीके का रहता है, एक हो गया कॉम्प्रेशन एंड दूसरा जो हो गया रेयरफेक्शन. ये कॉम्प्रेशन ऑफ साउंड मीन्स it is simply its intensity and pressure is high, whereas the rarefaction sound or air is here its intensity and pressure is low. So here frequency term is also related with the sound, and simply the frequency means the number of occurrence of a repeating event for unit time. तो frequency का जो फॉर्मूला रहता है 1 by time, and our ear can hear a frequency between 20 to 20,000 hertz, and when we speak the sound create and its frequency is between 2000 to 5000 hertz. And next is amplitude, simply amplitude means the loudness of sound and it is measured in unit decibel. Here in this picture some source and its intensity of sound is listed here. यार ट्रैफिक नॉइज का जो साउंड रहता है वो 80 डेसिबल का रहता है. ड्रिलिंग मशीन का जो साउंड है उसका इंटेंसिटी 100 डेसिबल का रहता है. एंड जब इंटेंसिटी ऑफ साउंड 140 डेसिबल से ज़्यादा हो जाता है ये ईयर रिसेप्टर को डैमेज करने लगता है और डीफनेस का चांसेस बढ़ा देता है जब ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड 140 से ज़्यादा होगा. So here we discuss about some wave pattern and its loudness, and in picture A it is the wave pattern of normal sound, and in picture B it has a greater amplitude, that means it has louder sound than A, and in picture C it has the same amplitude as A but it has greater frequency and a higher pitch than A. तो सिंपली यहाँ पे हम जो कंसिडर कर सकते हैं, अगर एक लड़का बोल रहा है तो उसका वेव पैटर्न बी की तरह होगा, एंड अगर एक लड़की बोल रही है तो उसका जो वेव पैटर्न है वो सी की तरह होगा. क्यों ये डिफरेंस आएगा? क्योंकि डिफरेंस इन देयर पिच. एंड डी का जो पैटर्न है वो कॉम्प्लेक्स वेव पैटर्न है एंड दैट इज रेगुलरली रिपीटेड पैटर्न है. एंड इसका जो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम डीजे म्यूजिक का जो साउंड पैटर्न है वो डी वेव पैटर्न टाइप का रहता है. और इन पैटर्न ई इसका कुछ रेगुलर पैटर्न नहीं है, ये इस वेवलेंथ का कुछ रेगुलर पैटर्न नहीं है. ये हायर एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड क्रिएट करता है और हम उसे नॉइज भी बोलते हैं. और ये कानों के लिए बहुत ही खतरनाक भी हो सकता है जब हम कंटिन्यूसली इसके कांटेक्ट में बार बार आएंगे तो, और ये हमको ये डीफनेस भी करा सकता है. नेक्स्ट वी डिस्कस फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, और ये जो हियरिंग प्रोसेस है वो कैसे रहता है और किस तरीके से होता है यहाँ पे एक फ्लो चार्ट की मदद से हम समझेंगे. तो ईयर जो है जो फर्स्ट स्टेप है वो एक्सटर्नल सराउंडिंग से साउंड वेव जो है वो एक्सटर्नल ईयर में जाएगा. और मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ एक्सटर्नल ईयर का जो दो पार्ट्स रहता है, एक हो गया ईयर पिना एंड दूसरा जो है ईयर कैनल. तो यहाँ पे साउंड वेव जो है वो पिना के थ्रू ऑडिटरी कैनल में पहले पहुँचेगा और उसके बाद वो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करके उसे पेनिट्रेट करेगा. तो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन के पीछे 3 बोन्स रहता है जिसे हम ऑडिटरी ओसिकल बोलते हैं. और ये 3 बोन्स क्या है? एक है मालियस, दूसरा है इनकस एंड तीसरा जो है वो स्टेप्स बोन. तो ये साउंड जो वेव जो है वो टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करने के बाद ये पहले मालियस को जाएगा, उसके बाद पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद इनकस को पेनिट्रेट करेगा, नेक्स्ट पेनिट्रेट करेगा स्टेप्स बोन को. यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि बोन को पेनिट्रेट करेगा साउंड वेव. इसका मतलब कंफ्यूज मत होना, बोन को पेनिट्रेट नहीं करेगा, मतलब यहाँ पे जो बोन है उसे मूव करेगा. अगर ये बोन मूव हो रहा है तो साउंड वेव को वो फॉरवर्ड करने में मदद करेगा. ये मालियस, इनकस एंड स्टेप्स बोन साउंड वेव की मदद से ये मूव करेंगे और जो साउंड वेव है वो आगे फॉरवर्ड होगा. एंड स्टेप्स बोन के पास एक ओवल विंडो रहता है एंड उसके थ्रू साउंड वेव जो है वो इनर ईयर को पेनिट्रेट करेगा. और इनर ईयर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, जो कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, वो है
कोक्लिया। एंड इसका 3 सेक्शन रहता है, इसका 3 सेक्शन रहता है, स्काला वेस्टिबुली, स्काला टिम्पनी एंड स्काला मीडिया। तो पहले ये जो साउंड है इनर ईयर में पेनिट्रेट करेगा तो पहले ये स्काला वेस्टिबुली को जाएगा, उसके बाद ये स्काला टिम्पनी को आएगा, उसके बाद ये स्काला मीडिया को जाएगा। तो ये स्काला मीडिया में ऑर्गन ऑफ कोटी रहता है, यहाँ पे ये ऑर्गन ऑफ कोटी, स्काला मीडिया में ऑर्गन ऑफ कोटी रहता है, जिसे हम ऑर्गन ऑफ हियरिंग भी बोलते हैं। एंड ये ऑर्गन ऑफ कोटी में ऑडिटोरी रिसेप्टर रहता है जो कि साउंड वेव को डिटेक्ट करता है और साउंड को जो रिसेप्टर है वो स्टिमुलेट होता है और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है। और ये ऑडिटोरी रिसेप्टर जो है वो स्टिमुलेट होने के बाद उसमें से सेंसेशन जनरेट होता है और ये सेंसेशन ब्रेन में पहुंचेगा थ्रू ए नर्व दैट इज वी कॉल्ड वेस्टिबो कोक्लियर नर्व और 8वां क्रैनियल नर्व। एंड ये ब्रेन में पहुंचने के बाद वो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो सिंपली इन शॉर्ट हम फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग को समझेंगे तो जो साउंड वाइब्रेशन है वो पहले एक्सटर्नल ईयर को जाएगा और पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद मिडिल ईयर में जाएगा और उसके बाद ब्रेन में पहुंचेगा विद द हेल्प ऑफ 8 cranial nerve. And next we discuss how ear is responsible to maintain the body position. इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी वो 2 तरीके का रहता है, एक हो गया स्टैटिक एंड दूसरा जो हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना जब हम एक जगह पे टिके हुए होते हैं, जैसे कि हम खड़े रहते हैं पैरों के बल, उस टाइम जो बैलेंस मेंटेन करना होता है उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स इट मीन्स बॉडी पोजीशन मेंटेन करना जब हमारा बॉडी मूव कर रहा होता है, जैसे कि हम चलने के दौरान और खेलने के दौरान जब वो बॉडी का बैलेंस जो मेंटेन करेगा उसे डायनामिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। तो सिंपली इक्विलिब्रियम मीन्स द रेस्पॉन्स टू मूवमेंट ऑफ हेड। यहाँ पे हेड ही क्यों बोला गया है, पूरा बॉडी क्यों नहीं बोला गया है, क्योंकि जब हमारा बॉडी में सर का बैलेंस रहता है तो पूरा बॉडी का वो वजन संभालने में और बैलेंस रखने में वो मदद करता है। और ये जो इक्विलिब्रियम रिसेप्टर है वो वेस्टिबुलर एपैरेटस में रहता है और ये जो वेस्टिबुलर एपैरेटस है वो इनर ईयर में पाया जाता है। सो हियर वी फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स मेंटेनिंग अ बॉडी पोजीशन ड्यूरिंग द फिक्स्ड, और जब बॉडी मूवमेंट नहीं करता उस दौरान जब बॉडी का बैलेंस जो मेंटेन करना होता है उसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। एंड यहाँ पे एक मैक्यूला ये देख सकते हो, ये मैक्यूला नाम का एक रिसेप्टर सेल है जो कि रिसेप्टर है, और ये एक गुच्छा और बॉन्च ऑफ रिसेप्टर सेल है ये मैक्यूला, जिसमें हेयर सेल भी रहता है। और ये रिसेप्टर को क्लोज करके रखता है कौन, ओटोलाइथिक मेम्ब्रेन। तो सिंपली ये रिसेप्टर सेल है, उसमें हेयर रह रहा है और उसे कवर्ड करके रख रहा है ओटोलाइथिक मेम्ब्रेन। तो सिंपली ओटोलाइथिक मेम्ब्रेन मीन्स ये एक जेली सब्सटेंस है, जेली लाइक सब्सटेंस है जिसमें ओटोलाइट रहता है। और ये ओटोलाइट होता क्या है, इस पिक्चर पे आप देख सकते हो, ये ओटोलाइट जो है सॉलिड स्टोन टाइप का, एक छोटा स्टोन टाइप का मटेरियल्स होता है जो कि कैल्शियम सॉल्ट से बना हुआ होता है। जब ये ओटोलाइट मूव करता है तो ये हेयर को भी मूव करने, और जो हेयर रहता है मैक्यूलर रिसेप्टर में वो भी मूव होने लगता है। एंड उसकी वजह से जो हेयर सेल एंड जो ओटोलाइट है, ये ओटोलाइट एंड हेयर सेल जो है वो बैंड हो जाता है। एंड उसकी वजह से सेंसेशन जनरेट होता है और ब्रेन को इन्फॉर्मेशन पहुंचता है थ्रू दी वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व, एंड वो सर को सीधा करने के लिए वो मैसेज देता है।
नेक्स्ट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। और ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करने से पहले सिंपली स्टैटिक इक्विलिब्रियम का रिसेप्टर कहाँ रहता था? वेस्टिब्यूल में और वेस्टिबुलर एपरेटस में, एंड उसका नाम क्या था? मैक्यूला। तो यहाँ पे जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो सेमी सर्कुलर कैनल में रह रहा है उसका रिसेप्टर, ये सेमी सर्कुलर कैनल में रह रहा है उसका रिसेप्टर, और इस रिसेप्टर का नाम है क्रिस्टा। और ये रिसेप्टर क्रिस्टा जिस रीजन में और जिस जगह पे ये लोकेट है उस रीजन को क्रिस्टा आम्पुलरिस बोलते हैं। एंड यहाँ पे हेयर सेल का एक गुच्छा भी पाया जाता है, यहाँ पे एक हेयर सेल का गुच्छा पाया जाता है, उसको कवर करके रखता है एक जिलाटिनस कैप जिसे हम क्यूपुला बोलते हैं। तो सिंपली ये रिसेप्टर है, उसके ऊपर एक गुच्छा सेल रहता है एंड उसे कवर करके रखता है एक स्ट्रक्चर जिसे कि हम क्यूपुला बोलते हैं। जब वह हेड मूव होता है तो उस टाइम उसके साथ जो फ्लूइड रहता है उसमें सेमी सर्कुलर कैनल में वो भी उसके साथ मूव होगा एंड उसकी वजह से वो सेंसेशन जनरेट करेगा एंड ये सेंसेशन ब्रेन को पहुंचेगा थ्रू दिस वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व एंड ये बॉडी को और हेड को बैलेंस करने में मदद करेगा और मैसेज सप्लाई करेगा। सो नेक्स्ट वी डिस्कस सम डिसऑर्डर ऑफ ऑडिटरी सिस्टम और सम डिसऑर्डर ऑफ ईयर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे जो डिसऑर्डर है वो है अकाउस्टिक न्यूरोमा। यहाँ पे ट्यूमर सेल और जो नॉर्मल टिश्यू ग्रोथ होता है कहाँ पे, जो जिस नॉर्म में वो इंफॉर्मेशन ईयर टू ब्रेन जाता है, किस नॉर्म में जाता है? 8वां नॉर्म जो कि वेस्टिबुलोकोक्लियर नॉर्व है, उसमें एक टिश्यू आउटग्रोथ डेवलप होता है और ये ट्यूमर धीरे धीरे ईयर कैनल में भी ग्रोथ करने लगता है और अगर हम इसे ठीक टाइम में और ठीक तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे तो ये ब्रेन स्टेम को भी डैमेज करने लगता है जो कि हमारे लिए डेथफुल और लीथल भी हो सकता है। और इस ट्यूमर को हम सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं और इससे हम बच सकते हैं। डिफरेंट सर्जिकल प्रोसीजर करके ये जो ट्यूमर है उसे हम रिमूव कर सकते हैं ईयर से। एंड नेक्स्ट इज कोलेस्टियाटोमा। नेक्स्ट डिसऑर्डर इज कोलेस्टियाटोमा एंड इस डिजीज में एबनॉर्मल सिस्ट मीन्स एक पाउच जिसमें इन्फेक्टियस फ्लूइड रहता है एंड ये डेवलप करता है कहाँ पे? सिस्ट कहाँ पे डेवलप करता है? मिडिल ईयर में। एंड ये हमें बहरा भी बना सकता है, मीन्स डिफनेस क्रिएट कर सकता है अगर हम उसे ठीक टाइम में ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो। और इस सिस्ट को निकाल सकते हैं कुछ सर्जरी करके, और एक सर्जरी करने के बाद जो पहला सर्जरी वो करने के बाद 6 से 12 महीना पहले सर्जरी किया होने के बाद हम और एक सर्जरी करवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेक करने के लिए कि दोबारा वो सिस्ट तो डेवलप नहीं हुआ मिडिल ईयर में, इसे उस सिस्ट को हम चेक करने के लिए पहला सर्जरी करेंगे तो उससे 6 से 12 महीने के बाद और एक सर्जरी कराएंगे उसे डिटेक्ट करने के लिए, फिर से सिस्ट डेवलपमेंट हुआ है या नहीं उसे डिटेक्ट करने के लिए फिर से एक ऑपरेशन करेंगे। नेक्स्ट डिजीज इज क्रोनिक ओटाइटिस मीडिया। ये एक मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है, ज़्यादातर ये बच्चों को इन्फेक्ट करता है एंड इस डिजीज़ में ज़्यादातर ईयर ड्रम जो कि टाइम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं उसे अफेक्ट करता है और उसे डैमेज करता है जिसकी वजह से डीफनेस भी हो सकता है। और हम इस डिजीज़ से बच सकते हैं कुछ सर्जरी एडप्ट करके, जैसे कि टाइफानोप्लास्टी। और ये टाइफानोप्लास्टिक सर्जरी होता क्या है? इसमें ईयर ड्रम और उसका जो ऑडिटरी ओसिकल रहता है, ऑडिटरी ओसिकल किसे बोलते हैं? मालियस, इनकस एंड स्टेप्स बोन को। तो ये ईयर ड्रम और ये जो 3 ऑडिटरी ओसिकल्स है उसे रिपेयर कर सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ टाइफानोप्लास्टिक सर्जरी। एंड और एक सर्जरी रहता है मैस्टोइडेक्टोमी, जो कि ये भी एक सर्जिकल ऑपरेशन है जिससे हम इन्फेक्टियस टिश्यू जो है मिडिल ईयर से हम निकाल सकते हैं। इस पिक्चर पे आप देख सकते हो टाइफानोप्लास्टी करा के ये जो इन्फेक्टेड मिडिल ईयर है उसी रिपेयर किया गया है। हम एक स्मॉल मेटल और प्लास्टिक ट्यूब हम अफेक्टेड ईयर में इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे कि इस पिक्चर पे देख सकते हो। बाय द हेल्प ऑफ सर्जरी टाइफानोस्टोमी और मायरिंगोटोमी सर्जरी की मदद से हम स्टेप्स की जगह हम एक प्लास्टिक ट्यूब हम इंसर्ट कर सकते हैं। और ये प्लास्टिक ट्यूब इसका काम क्या होता है?
ये ट्यूब हमारे ईयर में प्रेशर मेंटेन करने में मदद करता है। एंड नेक्स्ट डिजीज इज ओटोस्क्लेरोसिस, एंड ये ज़्यादातर स्टेप्स बोन को इन्फेक्ट करता है एंड एबनॉर्मल बोन ग्रोथ करता है मिडिल ईयर में। एंड बेसिकली किस बोन में? स्टेप्स बोन में ये बोनी स्ट्रक्चर डेवलप करता है। जब और ये स्ट्रक्चर डेवलप होने के बाद ये साउंड वाइब्रेशन जो है वो पहले जो फॉरवर्ड होते रहता है, जैसे कि एक्सटर्नल ईयर से मिडिल ईयर, मिडिल ईयर से इनर ईयर, ये जो साउंड वाइब्रेशन का जो फॉरवर्डिंग कैपेबिलिटी रहता है वो उसे रोक देता है एंड उसकी वजह से हमें ठीक तरीके से सुनाई नहीं देता। तो एक सर्जिकली ऑपरेशन कर सकते हैं स्टेपडेक्टोमी, और ये सर्जरी में हम जो स्टेप्स बोन है उसे हम रिपेयर कर सकते हैं। और ये स्टेपडेक्टोमी प्रोसीजर में, स्टेपडेक्टोमी ऑपरेशन में हम स्टेप्स बोन को रिप्लेस कर सकते हैं एक आर्टिफिशियल डिवाइस के साथ हम उसे रिप्लेस कर सकते हैं। और ये जो डिवाइस है वो स्टेप्स बोन की तरह ही मतलब काम करेगा, जैसे कि उसे इनर ईयर में साउंड वेव को पेनिट्रेट कराने में ये मदद करेगा, जो कि और इसकी मदद से वो हमें ठीक तरीके से सुनने में ये मदद करेगा। इस पिक्चर पे आप देख सकते हो एक प्रोस्थेटिक मटेरियल्स और आर्टिफिशियल मटेरियल ये स्टेप्स बोन की जगह एक ये स्टेपडेक्टोमी सर्जरी करके ये लगाया गया है साउंड वेव को आगे ट्रांसमिट करने के लिए। So here in this video regarding physiology of ear and how to maintain the body position is enough here. If you have any doubt regarding this concept, frequently ask to me. Have a good day. Thank you.